हर शख्सियत के अपने लाखों किस्से कहानियां होते हैं, फिर भी कुछ कहानियां अनकही रह जाती हैं और ऐसी ही कहानियों से रूबरू कराता है हमारा शो शख्स से शख्सियत। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सचदेवा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एक सफल एक्टर के साथ साथ राइटर, प्रोड्यूसर और फिल्म डायरेक्टर भी है। उन्होंने केसरी और पैडमैन जैसी हिट फिल्मों के साथ साथ डिजिटल सिनेमा में भी सफल अभिनय दिया है। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान राकेश चतुर्वेदी ओम जी से। बहुत गुरूर है तुम्हें अपने बहादुरी पे। क्या करूं, बात ही गुरूर की है। आज दोपहर से पहले तुम्हारा ही गुरूर टूट जाएगा। तुम सब यहाँ हमारे पैरों में गिर के अपने जान की बख्शिश मांगोगे मुझसे। सारा गली के बाद दोपहर तक गुलिस्तान और शाम तक लाकर। आज तीनों किले हमारे हाथों में और इन किलों के सारे सिक्कों के पगड़ियां हमारे कदमों में होंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शख्स से शख्सियत तक के इस मंच पर। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इस तरह से रूबरू होकर। नमस्कार मैम, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपके इस मंच पर आकर शख्स से शख्सियत में। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपके परिवार में कौन कौन है? मैम, हमारे परिवार में हम 3 भाई हैं। एक बहन है मेरी, और मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ और छोटे भाई के साथ। और बड़े भाई और बहन वो अलग रहते हैं, उनकी शादी हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोग का एक छोटा सा परिवार है यहाँ मुंबई में। जी। आपके परिवार में सभी डॉक्टर्स हैं, तो एक्टर बनने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मैम, एक्टर बनने की इंस्पिरेशन जैसे ज्यादातर लड़कों को या लड़कियों को मिलती है सिनेमा देख करके, क्योंकि सिनेमा ही मेरे ख्याल से एक ऐसी बहुत बड़ी चीज है जो सपने दिखाता है, और उस सपने में हर कोई अपने आप को देखना चाहता है। तो जहां तक मुझे याद है, हमेशा जिसकी मैंने चर्चा भी की है कई बार कि बचपन में हम लोगों को हर साल जब पास हो जाते थे, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते थे, तो रिजल्ट आने पर पापा जो है वो सबको सिनेमा की टिकट बुक करा करके सबको सिनेमा, फैमिली और कुछ फ्रेंड्स भी होते थे, उनकी फैमिली, हम लोग जाते थे। तो मेरे होशो हवास में जो सबसे पहली फिल्म है जो मुझे लगता है कि मैंने देखी और उससे मैं इंस्पायर हुआ कहूँ या कीड़ा काटा मुझे, तो वो पहली फिल्म थी याराना। तो वो 5वीं क्लास हम लोगों ने पास की थी, जो मुझे आज तक याद है। कि काफी छोटा था मैं, लेकिन वो फिल्म मुझे याद रह गई कई वजहों से। शायद या कहूँ कि बचपन में जो होश संभालने की बात होती, उस दौर से मेरा माइंड गुजर रहा था, या वहां से शुरुआत हो चुकी थी। तो वो पहली फिल्म थी जिसको देख करके मुझे लगा कि मुझे इस स्क्रीन पे आना चाहिए, ये सही जगह है मेरे लिए, या यहाँ मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। और वो फिल्म दिखाना मेरे पिताजी को बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि पूरा खानदान डॉक्टर था, तो डॉक्टर नहीं बना सके वो। तो उनको मैं अक्सर सॉरी बोलता हूँ, बट मुझे लगता है वो खुश होंगे। बिल्कुल ठीक कहा, जरूर खुश होंगे वो। तो जब आप 12th के बाद मुंबई आए, तो वो एक बचपन की नादानी थी या सोचा समझा डिसीजन था आपका? मैम, अगर उस कोई भी जो हम निर्णय लेते हैं जिस समय, क्योंकि यंग एज में हर किसी को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। जी। और मुझे लगता है कि एक और कहावत है कि ठोकर बन के आप ठाकुर बनते हैं। ऐसी एक कहावत है कि जब आपको अपने ही एक्शन से उसके रिएक्शंस मिलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तब आपको पता चलता है कि आपका निर्णय कितना सही था, या उसमें अभी और कितने सुधार की जरूरत है। तो मैं उसे नादानी ना कह करके आज के अपने अनुभव की पहली शुरुआत कहूंगा, कि मुझे ये पता चला कि मुझे किस रास्ते से आगे बढ़ना है उस सिल्वर स्क्रीन पर आने के लिए। वो जोश में लिया गया फैसला था, मुझे ऐसा मैं कहूंगा, नादानी की बजाय। क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी में किसी काम को करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं,
और हम फेल नहीं होते हैं, तो शायद हम एक होता है इंसान फेल होकर के बैठ जाए, और एक होता है जिसमें आपकी मिट्टी में होता है कि आप फेल होने के बाद उसको और ट्राई करें। तो मुझे लगता है कि शायद वो और ट्राई करने की ताकत उस फेल होने से मिली मुझे। तो अभी मैं उसको जोश में लिया गया हुआ फैसला कहूंगा जिससे मुझे एक्सपीरियंस मिला। ये बात बहुत से लोगों को इंस्पायर करेगी, आई एम प्रिटी श्योर। या तो मेरा अगला सवाल है कि आपको कब एहसास हुआ कि मुंबई अभी दूर है? मैं मुंबई, मुझे लगता है कि मैं जब चूंकि पहली बार जब वापस लौट करके गया तो मैंने नाटक करना शुरू किया, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए वहां पर दाखिले के लिए अर्जी देना शुरू कर दिया मैंने। तो पहली बार में मेरा दाखिला नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, वापस जाके थिएटर करता रहा, और दूसरी बार भी जब मैंने अर्जी दी तो फिर मेरा दाखिला नहीं हुआ। और उस समय मुझे फिर एक बार टैश आया कहें या जोश आया, और मुझे लगा कि यार कि फिर से चलते हैं मुंबई। किसने किया है? बच्चन साहब ने नहीं किया एनएसडी, मनोज वाजपेयी ने भी नहीं किया है। आई थिंक उस समय मनोज वाजपेयी उतना बड़ा नाम नहीं बने थे। गोविंदा साहब ने नहीं किया, दिलीप कुमार साहब ने नहीं किया, तो सब थोड़ी एनएसडी से आते हैं। और मैं जोश में आया फिर से यहाँ, और 4-6 महीने के संघर्ष के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, उन्होंने कुछ तो किया होगा, ऐसा कुछ तो किया होगा मुंबई आने के पहले, जिसकी वजह से उनको सफलता मिली या वो जगह मिली जिस जगह को वो पाना चाहते थे। तो मैं मुंबई में होकर भी मुझे लगा उन 4-6 महीनों के बाद, जो अक्सर मेरे हमेशा यादों में ताजा रहती है, वो याद की जूहू चौपाटी के बस स्टॉप पे बैठा था और भीड़ चल रही थी, जैसे फिल्मों में स्लो मोशन में भीड़ चलती है और हीरो बैठा हुआ है अकेला। तो मैं अपने आप को हीरो के तौर पे देख रहा था कि यार हीरो अकेला बैठा है भीड़ में खोने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तुम वापस चलो। तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं। आप जो भी फैसला लेते हैं, जिस जगह भी अपने आप को पहुंचाते हैं, कैमरा आप पे लगा हुआ है और सिर्फ आप ही अपनी फिल्म के हीरो हैं। तो उस वक्त मैंने फैसला लिया कि वापस जाता हूं, और वो इसलिए भी लिया कि मुझे लगा कि मुंबई में रहकर भी मैं मुंबई से दूर हूं अभी। क्योंकि जब तक किसी जगह पर आपको वो मकाम नहीं मिलता जो आप पाना चाहते हैं या जो काम करना चाहते हैं, आप हमेशा उस जगह पर बहुत अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं पाते। ये मेरे अपनी सोच है। तो वो एक पल ऐसा था, और उसी वक्त टिकट कटा के मैं वापस गया। मैंने कहा कि ठीक है, मुंबई में फिर आता हूँ। जैसे कई लोगों के लिए दिल्ली दूर है कहावत है, वैसे मेरे लिए मुंबई दूर है उस वक्त हो गई थी। तो 20 साल लगातार इंडस्ट्री में रहने के बाद आपको पहली सफलता, एक्चुअली असली सफलता मिली पैडमैन फिल्म से। तो क्या रीजन रहा कि इतना समय लगा आपको पहचान बनाने में? मुझे ऐसा लगता है मैम कि ये जो सफलता का मिलना जो होता है ना, जिसको हम सफलता मानते हैं, जी वो एक आपके हुनर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करती है। जी मुझे ऐसा लगता है कि जब आप तैयार होते हैं जी तो ये वक्त, कायनात, सब कुछ मिलकर के आपके साथ शामिल हो जाते हैं और जी आपको उस जगह पहुंचा देते हैं। जब तक आपके हक की आपको चीज या आपकी सफलता नहीं मिली है, तब तक मुझे लगता है कि आप उस लायक बने नहीं हैं या तैयार नहीं हुए हैं। इवन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट होने के बाद भी अ, अ, मेरे अंदर ये चीज थी कि मैं हमेशा ये मानता था कि मैं अच्छा एक्टर हूं। लेकिन धीरे धीरे जिस वक्त मैंने यहाँ पर और भी काम करने शुरू किए, थिएटर में जुड़ा, और करते करते मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। और जब मुझे पैडमैन मिली और जब उसमें मैंने परफॉर्मेंस किया, तो मुझे लगा कि शायद ये मुझे अब इसलिए मिला है क्योंकि ये जो जर्नी थी मेरी, जी ये इसका मेरे साथ इस एक्सपीरियंस का जुड़ना बहुत जरूरी था, ताकि मैं इस रोल को एक नए तरीके से निभा सकूं। तो मुझे इसका कोई बहुत ग्रज नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये देर से क्यों हुआ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेरे काम में और मेच्योरिटी आई, और ज्यादा उसमें परिपक्वता जो हम कहें आई। तो इसको मैं देर नहीं मानता हूँ। होता क्या है कि चूंकि हम इंटरव्यू में बात कर रहे हैं तो इस वजह से, क्योंकि आपको मालूम है कि 20 साल लगे। अदरवाइज होता क्या है कि लोग आपकी सफलता को देखते हैं, उसके पीछे की कड़ी मेहनत को नहीं। अच्छी बात यह है कि इस इंटरव्यू में, ये हमारी बातचीत में 20 साल का जिक्र है,
ताकि जो लोग अगर इस फील्ड में आए तो ये ना देख करके आए कि हम बस 3 साल का टाइम दे के आ रहे हैं, इसके बाद हमें पापा का बिजनेस संभालना है, या मुझे शादी करके घर बसाना है, या ये करना है वो करना है। इस तरीके की सोच लेकर के अगर हम किसी भी फील्ड में, चाहे वो सिनेमा हो, आर्ट हो, कोई भी प्रोफेशन हो, बहुत ही अगर साधारण शब्दों में कहें कि आप कोई भी दुकान खोलते हैं तो उसमें कस्टमर को आने में टाइम लगता है, तुरंत दंत मंजन नहीं आपका बिकने लगता है। तो अगर आप उस बिजनेस की नजर से भी देखें तो इट्स लाइक दैट। तो कारण सिर्फ इतना ही कहूंगा मैं, 20 साल, कि ये 20 साल मेरी तैयारी के थे, जो मुझे समय ने दिया, ऊपर वाले ने दिया। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि ये 20 साल बाद मुझे मिला। हालांकि उस समय बेचैनी बहुत होती थी, जब काम नहीं आता था और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मिलने के बाद अगर आप उस चीज को बहुत ही खूबसूरती के साथ हैंडल कर पाए या उसको आप ले पाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है, तो आगे आपके बढ़ने के और चांसेस रहते हैं। बहुत खूबसूरत जवाब दिया सर आपने। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, आप नसीरुद्दीन साहब के साथ में भी आपने परजानिया फिल्म में काम किया, और अभी हाल ही में मीर अगजम में भी, और आप उनके साथ में मोटली ग्रुप, जो उनका थिएटर ग्रुप है, उसमें भी जुड़े रहे। तो आप दोनों के बीच में ये जो दोस्ती का रिश्ता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, आपने रिश्ते का नाम दोस्ती दिया है। हालांकि मेरे उनके बीच गुरु शिष्य कहें तो मैं मानता हूँ। हालांकि वो भी बहुत ही दोस्ताना व्यवहार रखते हैं साथ में, कभी ये महसूस नहीं होने देते कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ और वो मेरे टीचर हैं। लेकिन मेरी तरफ से हमेशा ये रहती है चीज की, ये लाइन जो खिंची है या जो मैंने अपने मन में ड्रॉ कर रखी है वो एक बनी रहे, ताकि मैं उनसे हमेशा कुछ ना कुछ एक बतौर शिष्य लेता रहूं। तो इसकी शुरुआत कहें दोस्ती की या ये एक गुरु चेला की शुरुआत कहें, तो ये मेरी उनसे पहली मुलाकात राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हुई थी। वो वहां पर विजिटिंग फैकल्टी में अभिनय के टीचर के तौर पे आते थे। तो हर साल वो हर बैच के साथ कुछ दिनों की क्लासेस लेते थे। तो वहां पर उनसे पहली मुलाकात हुई, और वो मुझे टाइम याद है कि मैं उनको हमेशा इम्प्रेस करने में लगा रहता था, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरा मेरा जाने का एक ही मकसद था, जिस मकसद से मैं गया था कि भाई यहाँ से तो निकल के लोग सीधे फिल्मों में चले जाते हैं। क्योंकि उस दौरान मुझे बीच में ये भी पता चल चुका था कि वहां से निकलने के लिए निकलकर नसीर साहब, पंकज जी, ओमपुरी साहब, तमाम सारी शख्सियतें वहां पे पहुंची हैं। तो मैं इस इरादे के साथ वहां पे गया था। तो जब वो आए तो मेरे मन में ये बिल्कुल बहुत सबकॉन्शियस माइंड में रहता था कि इनको मैं कैसे इंप्रेस कर दूं, क्योंकि ये मुझे हो सकता है फिल्मों में काम दिला दें। तो ये मेरी कोशिश रहती थी अलग अलग तरीकों से। और वो इतने बड़े टीचर हैं और इतने बड़े इंसान हैं कि मुझे लगता है कि उन्होंने जरूर ये बात पकड़ ली होगी कि ये, बट उन्होंने इसको दूसरे तरीके से लिया, क्योंकि मैं उस वजह से उनकी कई सारी जो कार्यशालाएं, जो एक्सरसाइजेस होती थी, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था और सब में फेल होता था। मेरी कोई भी एक्सरसाइज उनकी क्लास में कभी पास नहीं हुई, हर उसमें फेल हो जाता था। लेकिन ये बात उनको बहुत जची, मुझे लगता है, जो मेरा अपना इंट्यूशन है, या ये कह लें कि जो मैं गेज कर पा रहा हूं कि ये फेल होता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। तो वहां से उनके मेरे बीच एक रिश्ता बना, और बंबई भी आकर के भी उनको मैंने काफी मशक्कत की मैंने उनके साथ कि मुझे आप अपने थिएटर ग्रुप में ले लीजिए। लेकिन उस दौरान 3 साल तक लगातार, चूंकि पुराने शोज चल रहे थे, कुछ कहानियां ऐसी चल रही थी जिनमें कास्टिंग हो चुकी थी, वो जो है उस वजह से मुझे रोल नहीं मिला। लेकिन उन 3 सालों में मैंने अपना थिएटर ग्रुप शुरू कर लिया था। उसके पीछे भी एक बड़ी छोटी सी घटना है, क्यों किया, क्योंकि और थिएटर ग्रुप्स में मुझे काम नहीं मिल रहा था, और नाटकों में काम नहीं दूसरे ग्रुप्स दे रहे थे, साथ ही साथ सीरियल्स में भी बहुत अच्छा काम नहीं मिल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा था कि यार कि ये एक तो अपने आप को मांझते रहने का जरिया है, दूसरा इससे आप प्रचार करते रह सकते हैं, तीसरा आप इसकी खबर नसीर साहब को देते रह सकते हैं कि देखो मैं कर रहा हूं आपके बगैर। क्योंकि मुझे ये पता चल चुका था कि जो लोग खुद काम करते रहते हैं उनसे वो जरा ज्यादा इंप्रेस होते हैं।
तो उस वजह से भी मैंने वो शुरुआत कर दी और उनको बीच बीच में खबर देता रहता था। तो परजानिया फिल्म के दौरान बेसिकली मैं उसमें कास्टिंग डायरेक्टर था और एक छोटा सा पार्ट भी मैंने उसमें किया था। तो उसमें उनकी और सारिका जी की कास्टिंग पहले हो चुकी थी, बाद में मैंने ज्वाइन किया बाकी रोल्स के लिए। तो वहां पर फिर मेरी उनसे बात हुई और संजोग से उन्होंने एक दो कहानियां ऐसी उठाई थी जो मैं ऑलरेडी अपने थिएटर ग्रुप में कर चुका था। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, इसमें बैक स्टेज में जुड़ जाओ। तो अब भागते हुए भूत की लंगोटी ही सही, मैंने कहा कुछ भी हो, मैंने कहा कि अब तो टूट पड़ो। और मैंने कहा यस सर, मैं कर रहा हूँ, मैं बैक स्टेज करूंगा। और फिर बाद में मुझे उन नाटकों में रोल भी अदा करने का मौका मिला और इस तरीके से मेरी उनकी शुरुआत हुई और लगातार आज भी हम लोग साथ में अभी कुछ नए नाटक की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है। और सर, हमें पता चला कि आप नसीर साहब की बायोग्राफी एंड वन फाइन डे का हिंदी अनुवाद और फिर एक दिन आप ही ने लिखा है, उस बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये एक बिल्कुल ही अलग और सुंदर अनुभव है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तानी अनुवाद जो करने का मौका मिला, मुझे लगता है ये मेरी किस्मत से, वो कहते हैं ना बिल्ली के भाग से छीका फूटना, कि कुछ मेरे भाग्य से फूटा वो, और मुझे उनके जीवन में झांकने का इस तरह से एक बहुत ही डीपली कहें और उनके साथ समय बिताने का, क्योंकि इस पर करीब हम लोगों ने साथ में बीच बीच में इंटरवल्स में 2-3 साल तक काम किया, जिसमें किस तरीके से भाषा को कहा जाए, क्या सुधार किया जाए, तो काफी लंबा वो गया। और इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि इसका ट्रांसलेशन कोई और कर रहा था, हिंदुस्तानी अनुवाद, और चूंकि मैं उनके साथ थिएटर कर रहा था तो काम करते करते उनको ये पता था कि इसकी हिंदी उर्दू ठीक है, अच्छी है, बेहतर है, इतना उनको भरोसा हो चुका था। लेकिन प्रकाशक ने जिसको दिया था ट्रांसलेशन के लिए, तो उससे वो बहुत ज्यादा उनको पसंद नहीं आया, तो खुद करने लगे। तो एक दिन साथ में बैठे होते, बताओ इसका कैसे क्या, तो बात होते होते उसमें सुधार करते करते एक चैप्टर का उनको लगा कि यार तुम साथ में करो। तो वो, मुझे लगता है कि वो ग्रेजुअली एक प्रोसेस से गुजरते हुए, और ये खुशकिस्मती थी कि उस दौरान मैं उनके साथ नाटक कर रहा था, साथ में समय बीत रहा था, एक दूसरे के साथ जो एक होता है कि हम काम करते करते इतने कंफर्ट जोन में हो जाते हैं कि हम एक दूसरे की भाषा भी समझने लगते हैं, चाहे वो मन की हो चाहे दिल की हो। तो इस तरीके का एक जुड़ाव हो गया था और मुझे मौका मिला और वो मौका मैं चूका नहीं, और इस रास्ते को भी पकड़ के मैंने सोचा कि अपने अंदर के एक और चीज को एक्सप्लोर किया जाए। जी। तो ये एक इस तरीके से बात बनी थी। मौका मिला और आप में कुछ बात भी है, तभी सर, तभी तो आपने ये सब किया और अभी तक हमें इंस्पायर करते आ रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। आपकी एक्टिंग की दाद देती हूँ मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, मैं बताना चाहूंगी। शुक्रिया मैम। या अक्षय कुमार जी के साथ में आपने केसरी और पैडमैन जैसी हिट फिल्म्स में अभिनय किया, तो उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, अक्षय सर एक बहुत अच्छे अभिनेता के होने के साथ साथ एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो लेकिन उनके अंदर जो एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि उनके जो कि मुझे लगता है कि हर अच्छे इंसान में ये बात होनी चाहिए, और हर अच्छे सुपरस्टार में ये बात जरूर होती होगी, और उस बात की वजह से ही वो अपनी जगह पहुंचते हैं। वो कभी भी, आप जैसे ही काम कर रहे हैं उनके साथ चलेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये आप सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ काम कर रहे हैं जी। उनके साथ काम करते ही लगेगा कि ये आप अपने किसी दोस्त, कलीग या एक्टर, अभिनेता अक्षय कुमार के साथ काम कर रहे हैं। वो उस दौरान इतना अच्छा आपको माहौल में ला के रख देते हैं, चाहे को एक्टर हो चाहे यूनिट हो। तो इट्स ऑल टुगेदर इज अ वेरी प्लेजेंट एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हिम। और उनको उनके साथ काम करने के अलावा उनको काम करते देखना भी अपना एक बहुत बड़ा बेहतरीन अनुभव रहा है, क्योंकि उनकी कई सारी फिल्में शुरू में देख चुका था मैं,
और कभी पर्सनली ऐसे मीटिंग हुई नहीं थी, सीधे सेट पे ही मुलाकात हुई। तो उस इंसान का प्रोसेस क्या है, क्योंकि सिनेमा और थिएटर में की एक्टिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं जो मेरे हिसाब से, लेकिन जो उसकी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं कि कैमरे के सामने आप कितना, जो उसका एक रेशियो कहें या उसका मिनिमलिस्टिक जो चीजें होती हैं हमको कैसे करें, वो भी बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। तो एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहा। और कभी भी मतलब कि ऐसा लगा कि हम फिल्म की बजाय एक बहुत अच्छे ट्रिप पे गए हैं जिसमें हंसते खेलते एक फिल्म भी हो गई। ये दोनों फिल्मों में ऐसा रहा। क्या बात। आपके सर उर्दू के अल्फाज इतने खूबसूरत हैं, तो क्या यही रीजन रहा कि केसरी फिल्म में आपको मुल्ला सैदुल्लाह का लीड रोल करने को मिला? मैम मुझे लगता है कि ये हो सकता है। इसके अलावा भी एक जो सबसे बड़ा कारण था, मुझे लगता है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर, जो पूरी कास्टिंग टीम थी, उन्होंने मेरे कई नाटक देखे थे नसीर साहब के प्लेटफॉर्म पर, जो मॉटली थिएटर ग्रुप के नाटक हैं। खुद डायरेक्टर भी मेरे नाटक देख चुके थे। हालांकि इस रोल में लेने के लिए वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि मैं उस एज ग्रुप को फॉलो नहीं करता, वैसा मेरा लुक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक मेरा टेस्ट किया, ऑडिशन दिया। तो ये रास्ता भी जो मुझे बना मेरा, मुझे लगता है वो थिएटर की ही वजह से बना। पैडमैन में भी जो मुझे टेस्ट किया गया, उसकी भी वजह मेरा थिएटर से लगातार जुड़े रहना, उसकी लोगों तक खबर का पहुंचना, लोगों का देखना। तो बेसिकली आप काम में अगर लगातार हैं, तो उसी काम से ही आपको, उसके चर्चों से या उसको देखे जाने से आपको काम के लिए बुलाया जाएगा। तो केसरी भी मुझे उसी वजह से मिली। और उर्दू उसमें एक बहुत बड़ा मैं कहूँ तो सपोर्टिंग कॉज रहा। जी, वाह। सर, आप अच्छे कलाकार तो हैं ही, उसके साथ साथ आप में राइटिंग और डायरेक्शन का भी जबरदस्त हुनर है। तो अपनी इन खूबियों के बारे में आपने कब जाना, कैसे जाना? ये ये खूबियां तो मैं ऐसा कहूं कि मैं एक्टर बाय चॉइस हूं, और बाकी सारी चीजें मैंने डिस्कवर की। वो चांस बनते गए, चांस ऐसे बनते गए कि सर्वाइवल सबसे बड़ी चीज होती है मुंबई में, या किसी भी शहर में कहें, जहां भी जब आप बड़े होते हैं, अगर आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, खास करके ऐसी फील्ड में जो बहुत ही टाइम लेता है। आपने डॉक्टर का कोर्स किया, या डॉक्टर का जो कोर्स है, जो उसकी 3 साल 4 साल 5 साल जो भी आपने पूरे किए, आपने डिस्पेंसरी खोली, अगर कहीं काम नहीं मिल रहा है तो आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी। इंजीनियर हैं आप, कहीं पर अर्जी दे रहे हैं, आपको किसी जगह जॉब मिल गई। लेकिन मुझे लगता है आर्ट की जितनी भी फील्ड है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी भी, अगर आप किसी एक खास मकाम पे पहुंचना चाहते हैं। और अभिनय का क्षेत्र जो है वो सबसे टफ है, क्योंकि इसको सबसे इजी जॉब माना जाता है। जी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मेहनत होती है और सबसे ज्यादा पेशेंस रखना होता है। और फिर जब सफलता आती है तो ऐसी आती है कि आप ही सबसे ज्यादा पेमेंट लेते हैं, और आप ही सबसे ज्यादा लग्जरी का फायदा उठाते हैं। तो उस दौरान जो मेरा संघर्ष का दौरान रहा, उसमें मुझे, हालांकि संघर्ष तो इंसान का जिंदगी भर चलता रहता है, उस दौरान मुझे पैसे कमाने के लिए कई सारे काम करने पड़ते थे। जैसे वॉइसिंग, जो कि मैं अभी भी करता हूँ, उसका मुझे बहुत मजा आता है। और राइटिंग में असिस्ट करना पड़ता था कि चलो यार कुछ नहीं मिल रहा है, फलाने दोस्त ने बोला है कि जा करके उनको राइटिंग में उनके लिए लिख दो कुछ, वो बोलते रहेंगे, वो डिक्टेट करेंगे, तुम लिख देना, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। जी। तो वो लिखते लिखते जब आप किसी के साथ बैठते हैं 1 to 1, तो आप कुछ अपने थॉट शेयर करते हैं, वो ग्रो करना शुरू हुआ। फिर जो सबसे पहले मैंने अपनी राइटिंग की, वो भी मुझे थिएटर और एक्टिंग से ही पता चला। कि एक एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग विस्लिंग वुड में, तो उस एक्सरसाइज में इस तरीके की चीजें हुई जिनको लगा कि अरे इस पे तो फिल्म लिखी जा सकती है। और उस थॉट को डेवलप करते करते मैंने स्क्रिप्ट बनाई। लेकिन राइटिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीजें मुझे पैसे कमाने के चक्कर में हासिल होती गई, कि यार कि मुझे इस महीने का किराया देना है और घर का खर्चा भी लाना है, ये तमाम सारी चीजें हैं, तो चलो इसको असिस्ट कर लो। यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर का काम मिल रहा है, यहाँ ये मिल रहा है। तो
while working on these things, वो चीजें मुझे स्किल डिस्कवर हुई, और जब पहली बार मैंने अपना सब्जेक्ट एक्टिंग की एक्सरसाइज करते हुए डिस्कवर किया, तो मुझे लगा कि यार ये सारी चीजें तो तैयार हो गई हैं, ये तो मैं कर सकता हूं। तो ये स्किल का जो रियलाइजेशन था, या इसको सेरेंडिपिटी कहें, वो मुझे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से मिला, और वो सब जीने की जद्दोजहद कहें, या यूं कहें कि अपने आप को स्क्रीन तक पहुंचाने की जद्दोजहद के दौरान हासिल हुई। क्या बात सर, चाहे हॉरर फिल्म हो या एक्शन या कॉमेडी फिल्म का डायरेक्शन हो, आप अपने हर रोल को बखूबी निभाने का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? अपने आप को। हालांकि और मुझे लगता है अपने आप को देना चाहूंगा, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसका क्रेडिट सभी लोगों को है जो मेरी जिंदगी में आए, मुझे लगता है जी। एवरीवन, कि जिनसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो भी सब कुछ सीखा, चाहे वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यापक हों, चाहे नसीर साहब हों, और चाहे वो लोग हों जिनको मैंने असिस्ट किया, और चाहे वो लोग जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, या उनकी वजहें अपनी अलग होंगी, क्योंकि आप हर जगह हर पैरामीटर में सेट नहीं हो सकते। ये बात हर अभिनेता को समझ लेनी चाहिए, तो उसकी वजह से उसके लिए राह थोड़ी आसान हो सकती है, ताकि वो उसी राह पर काम करे जिस राह में वो, जिस ब्रैकेट में अपने आप को देखना चाहता है। बिल्कुल। तो इसका क्रेडिट मैं उन सभी एनर्जीज को देना चाहूंगा जिन एनर्जीज ने मुझे मिलकर के तैयार किया, और सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपनी माँ को देना चाहूंगा, कि वो लगातार, उनका विश्वास जो है वो मेरे संघर्ष के दौरान, मेरे हर चीज में वो एक बहुत बड़े पिलर की तरह खड़ी हैं और खड़ी रहती हैं। तो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं उनको देना चाहूंगा, कि उनको ये विश्वास रहता था कि मैं, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो एनर्जी है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा संबल है। जी, बहुत खूबसूरत सर। बतौर लेखक और निर्देशक, आपकी आने वाली फिल्म मंडली के बारे में बताइए कुछ। मंडली जो है मैम, हमने मथुरा में शूट की है, और ये ड्रामा है। अच्छा। हाँ, और ये बेसिकली बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है। इसमें जो उत्तर प्रदेश में रामलीलाएं होती हैं, उनमें जो कलाकार काम करते हैं, उनके जीवन में क्या क्या चीजें होती हैं, वो स्टेज पे क्या है और स्टेज के पीछे क्या है, वो किस तरीके से लाइफ को हैंडल करते हैं, अपनी कमियों को और अपने परेशानियों को किस तरीके से टैकल करते हैं, और किस तरीके से वो अपने उस गोल को अचीव करते हैं जिसमें उनका विश्वास है, क्योंकि उनका रामलीला में बहुत बड़ा विश्वास है, विश्वास है, श्रद्धा है। तो इस चीज को वो कैसे अचीव करते हैं अपनी जिंदगी भर की आसपास की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए। तो इस बारे में ये पिक्चर है, और इसमें मतलब कि ये अनटच्ड प्रीमाइस है। ऐसा नहीं है कि रामलीला बेस्ड फिल्में नहीं बनी है, नहीं बन रही या नहीं आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने कहा है वो एक बहुत ही नया तरीका है, कि हमने उस चीज को सिनेमा में फिक्शन के तौर पे तो लाए हैं, लेकिन उसका जो टच है, वो जो उसका पन है, वो पन लोगों को देख के लगे कि हाँ यार, वो रामलीला के कलाकार की ही कहानी देख रहे हैं, ना कि किसी बड़े स्टार की, या ना कोई ऐसा बहुत बड़ा भयानक सिनेमा। तो उस फिल्म का बहुत जल्दी ही मुझे लगता है किसी बड़े ओटीटी पे प्रदर्शन होगा। उसकी हम सारी तैयारियां कर रहे हैं, खत्म होने को है उसकी जो पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह सारी चीजें हैं जी। तो वो ड्रामा है, सोशल ड्रामा है, तो मुझे लगता है सबको पसंद आएगी वो फिल्म। अब तो हमें भी वेट हो रही है सर, हम भी देखना चाहेंगे जल्द से जल्द। या एज एन एक्टर, आपकी फिल्म धूर्त आने वाली है, तो उसमें जो आपका किरदार है उससे थोड़ा सा रूबरू कराइए। ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी का सपना सच हुआ है स्क्रीन पे, जो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसमें मैं एक डॉक्टर बना हूं, लेकिन ये भी एक ऐसा प्रीमाइस है जो आज तक छुआ नहीं गया है। एक ऐसा डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे कई जगहों पर पूरे हिंदुस्तान में ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, और वो झोला छाप डॉक्टर कहलाते हैं। तो झोला छाप डॉक्टर का असली मीनिंग क्या है,
वो किस तरीके से इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं, जो कि इतना अच्छा पेशा है, इतना सुंदर पेशा है। तो उस प्रिमाइस के बारे में अभी एक फेस्टिवल में चली थी, उसमें भी मुंबई इंटरनेशनल एक फेस्टिवल है, उसमें चली थी, उसमें काफी सराही गई। तो जल्दी ही वो भी किसी प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो बेसिकली उसमें मैं एक धूर्त किस्म का डॉक्टर बना हूं, और उसकी लाइफ में जब वही यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स में उसने जो किया है, जो एक्शन, जो यूनिवर्स उसको लौटा करके देता है, फिर उसकी लाइफ में क्या होता है, उसके बारे में ये पूरी फिल्म है। तो ये फिल्म करके बहुत मजा आया। विनय अग्रहरी इसके डायरेक्टर हैं, और जिस तरह से मुझे मीर अक्सम फिल्म करके मजा आया, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही नए तरीके से कही गई और नए प्रेमाइस की कहानी है। केसरी करके जिस तरह मजा आया, जिस तरह पैडमैन करके आया, तो ये भी मुझे लगता है कि लोगों को देख के मजा आएगा। फिर जरूर सभी को अच्छी लगेगी, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। सर, अक्सर देखा गया है कि फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो किसी ना किसी सुपरस्टिशन को फॉलो करने लगते हैं, तो क्या आप भी कुछ ऐसा करते हैं? देखिए, सच बोलूं तो मैं एक ही चीज को फॉलो करता हूँ। अब उसको सुपरस्टिशन बोले या क्या बोले, मुझे पता नहीं। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में बहुत बिलीव करता हूँ। क्या बात कही सर। यही दो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि सारी दुनिया को, इंसान को और पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण कर रही हैं, चला रही हैं, गवर्न कर रही हैं। तो मेरा पॉजिटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा बिलीफ है कि मुझे नेगेटिव एनर्जी जैसे ही कहीं आसपास मिलती है, मैं वहां से हट जाता हूँ। इतना मेरा जरूर विश्वास है, या उसको कोशिश करता हूँ किस तरीके से अपनी पॉजिटिव एनर्जी से चैनलाइज कर दूं। बाकी जो जिस रिलीजन में मैं पैदा हुआ हूँ उसमें मेरा बिलीफ है, बाकी रिलीजन्स पे भी है कि सब कोई अपने धर्म का सम्मान करते हैं, करें, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेरा विश्वास है वो है मेरा सकारात्मक ऊर्जा पे। उससे बड़ी कोई चीज को नहीं मानता मैं। बहुत बहुत खूबसूरत ख्याल है आपके सर। एक सवाल, आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक, या किसी खास का इंतजार है? इसका जवाब क्या दूं? मुझे लगता है कि ये भी सब वक्त पे होता है, क्योंकि एक फिल्म लिख रहा हूं जिसमें मैंने पहली लाइन ही ये लिखी थी कि 3 चीजें दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में फिक्स होती हैं, आना, जाना और शादी का होना। तो ये 3 चीजें, यानी कि जन्म, मृत्यु और शादी, ये 3 चीजें फिक्स हैं। तो मुझे लगता है कि मैं फोर्स नहीं करता हूं। मैं चूंकि बहुत ज्यादा मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लें, या अपने काम को लेकर के ज्यादा फोकस होना, ऐसा नहीं है कि उस दिशा में मैं सोचता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए मैं डेस्परेट नहीं हूं, कि वो चीजें जब होनी होंगी और वो जिस वक्त पे होनी होंगी वो उसी तरह हो जाएंगी जिस तरीके से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये क्यों नहीं कि इसका, या क्यों नहीं हुई, अगर इसको मैं सवाल को कन्वर्ट करूं तो इसका जवाब सिर्फ यूनिवर्स के पास है, ऊपर वाले के पास है। तो इट विल हैपन whenever it is meant to be. हमें भी इंतजार रहेगा सर। शुक्रिया, जरूर जरूर मैं खबर करूंगा। आपका कोई ड्रीम रोल जो अभी तक नहीं मिला हो आपको? मुझे लगता है कि ड्रीम रोल तो एक्टर की जिंदगी में कभी आता ही नहीं है। वो हर रोल को ड्रीम रोल की तरह ही लेता है, और फिर उसके बाद ड्रीम्स बाकी रह जाते हैं कि यार इसमें ये बाकी रह गया, अगले में पूरा करूंगा। और मेरा खुद भी ये एक कोशिश रहती है कि हर रोल में मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊं, जितना मैंने सीखा है, और वो उसमें पूरा करूं। तो हर रोल को मैं उस तरीके से लेता हूं, चाहे कोई भी फिल्म हो, वो ड्रीम रोल की ही तरह लेता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली जिस समय मैं उसको कर रहा होता हूं, उस समय उसको मुझे करते हुए अगर मजा नहीं आ रहा है, या मैंने उसको एंजॉय नहीं किया, या उसको ही मैंने अपने आप में आत्मसात नहीं किया, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, ये मुझे रोल पसंद नहीं है, इसमें ये, इसको आधे मन से तो किया नहीं जा सकता। लेकिन क्या होता है कि हर दिन आप कुछ नया सीख रहे होते हैं,
तो जब वो करके अपने काम को देखते हैं तो लगता है अरे यार इसमें ये चीज हो सकती थी। क्योंकि आप जो काम करते हैं उसका रिजल्ट आपको 2 4 6 महीने बाद देखने को मिलता है। उतनी देर में आप कुछ और भी लर्न कर चुके होते हैं बतौर इंसान, बतौर अभिनेता। तो मेरे ख्याल से ड्रीम रोल तो जब भी आएगा तो वो हर बार आएगा और हर बार लगेगा यार अभी और कुछ और वो इच्छा हमेशा बनी रहेगी। बनी रहती है। बिल्कुल। सर, आजकल ये डिजिटल सिनेमा के इस दौर में बहुत से यंग एस्पायरेंट्स आ रहे हैं, तो कोई मैसेज या टिप्स आप उनके लिए देना चाहेंगे? मैं उनके लिए सबसे बढ़िया टिप यही है अब तो कि आज की डेट में इतना आसान हो गया है। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को 20 साल इंतजार करने की जरूरत रहती है या रह सकती है या पड़ सकती है, अगर उसमें मेहनत करने का जज्बा है। फोन उठाइए, उसमें कैमरे मौजूद हैं, काम करते रहिए अपने ऊपर, लगातार लोगों से मिलते रहिए। बस ये याद रखिए कि काम उसको मिलेगा जो लगातार काम कर रहा है। जब आप किसी के पास जाएंगे काम मांगने और कहेंगे कि मुझे काम दीजिए, तो वो आपको काम देगा नहीं, बल्कि वो आपको समझेगा जरूरतमंद है। तो जरूर, और जब आप वो एक होता है ना कि जब आप घर से खा के निकलते हैं तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट पे खाने के ऑफर मिलते हैं, आज यार हमारे यहाँ खाना खा लो खा लो खा लो। तो अपने 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 अभिनय के की आत्मा को हमें कभी भूखा मत छोड़िए, अपने काम करने की लगन को कम मत होने दीजिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप लगातार कुछ ना कुछ करते रहेंगे, क्रिएट करते रहेंगे, उससे सीखते रहेंगे, तो शायद आपका ये सफर जो 20 साल का है जो मैंने तय किया है वो शायद 2 साल में पूरा हो जाए, या 2 दिन में हो जाए, या 2 महीने में। तो वो समय सीमा अब बहुत कम हो गई है। तो काम करते रहिए, यही मेरा एक सबसे बड़ा सजेशन रहता है जब भी मैं किसी को बोलता हूँ। और अपने अपने स्किल्स को पहचानिए कि आप हर बंदे में एक कोई ना कोई अलग स्किल होती है, अलग हुनर होता है, या अलग एक प्रॉपर उसका एक कहूँ तो एक खासियत होती है उसकी, जिसकी वजह से वो सबसे अलग होता है। कि हम और आप एक जैसे नहीं हो सकते, दो इंसान। तो अपनी उस खासियत को पहचान कर उसको और ज्यादा काम करिए, उसको तराशिए, उसके आसपास की जो चीजें हैं उनको भी तराशिए। बस करते रहिए, कर्म कीजिए। जी जी, काम करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, साथ में आगे बढ़ते जाइए जी। सर, आखिरी सवाल आपसे, अमात्या फिल्म के निर्देशन में बना हमारा ये शो शख्स से शख्सियत में आकर आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा मैम मुझे। तो मैं ये कहूंगा कि शख्स से शख्सियत, ये टाइटल अपने आप में इतना उम्दा है कि एक पूरी जर्नी बताता है आपकी। अपने मैं टाइटल सुन के भी बहुत खुश हो गया था जब मुझे आया इसके के लिए, इसके साथ बातचीत करनी है इस टाइटल के अंडर। तो कि आप एक शख्स से किस तरीके से एक यानी कि आप समबड़ी जब बनते हैं, तो ये एक पूरी अपने आप में एक जर्नी रखता है। और बातचीत करके, खुद की बातें रिकॉल करके, ये सारी जो बातें आपने जो सवाल पूछे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल रहे, तो इनको जवाब देने में भी जो कहें तो यादें आती हैं साथ में, या जो कहते हैं कि आप खुद को भी क्या कहें तो एनालाइज कर रहे होते हैं बात करते समय। कि कभी कभी आप होता है कि बहुत ऊपरी ऊपरी तौर पे बात करके चले जाते हैं, और कभी होता है कि जो आप कह रहे हैं उनके पीछे सच है, आपकी यादें हैं, आपका अनुभव है। तो ये याद कराने का जो जिम्मा, कि एक तरीके से कहें कुरेदने का जिम्मा जो शख्स से शख्सियत ने लिया है, बहुत ही शानदार है। और मैं तो बहुत खुश हूँ इस पे आकर के आपसे बात करके इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। सर, धन्यवाद तो आपका देते हैं कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया हमें, हमारे इस शो को। बिलीव मी, आज मैं आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई हूँ। तो मैं ये शो जब सब लोग देखेंगे तो कितनी इंस्पिरेशन मिलेगी सबको, मैं बता नहीं सकती। शुक्रिया मैम, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको बात करके अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सर, और आपसे विदा लेने का मन नहीं कर रहा, लेकिन कोई नहीं जब उम्मीद काम आएंगे और आगे मिलेंगे या जी जी फिर दोबारा मिलेंगे जरूर, और जल्द ही बातचीत मुलाकात होगी। जी, शुक्रिया, धन्यवाद।
शुक्रिया मैम, शुक्रिया। सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। सच में आज राकेश चतुर्वेदी ओम जी से मिलकर मुझे तो ये एहसास हो गया कि जो लोग अपने सपनों में विश्वास रखते हैं उन्हीं के सपने सच होते हैं। आप भी अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। यूं ही लाइक और शेयर करके अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। और अब इसी के साथ आपकी दोस्त आप सभी से इजाजत लेती है। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ कुछ अनकही कहानियां सुनने के लिए आपके अपने शो शख्स से शख्सियत तक। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।